हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, भाग 2 है हमारा आज हिंदी का। देखिए, यहाँ पर एक हिंदी की सीरीज़ शुरू की गई है। बात करते हैं हम इसमें आज भाग 2 में भारतीय आर्य भाषा की। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखें और अंतिम तक ज़रूर देखें। बाकी डेली यह सीरीज चलती रहेगी, कभी कभी अगर नहीं भी आएगी तो बता दूंगा आप लोगों को। बाकी साथ बनाए रखें। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज़ को। जिसने पहले की सीरीज़ नहीं देखी है वो देख ले, और जिससे भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर सर्च करें उत्तराखंड समाधान। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण भाग 2 के सीरीज को। देखिए, जब भारतीय आर्य भाषा की हम बात करते हैं तो भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला भाग वह है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका जो हमारा सन है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है। और जो दूसरा हमारा भाग होता है दोस्तों, देखिए हमेशा 3 काल होते हैं हर चीज़ के। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक या प्रथम, द्वितीय, तृतीय हम बोलते हैं जिसे। तो जानते हैं कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो हमारा कार्यकाल है वह दोस्तों 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल यह दोस्तों हमारा 1000 ईस्वी से लेकर हमारा कौन सा वर्तमान तक है, हमारा अब तक। और देखिए, बड़ा आसान सा है, कुछ नहीं है इसमें, आपको सिर्फ भी पढ़ते हुए चलना है। इसमें आपको कुछ भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या बताओ उसमें क्या नोट्स बना लोगे, कुछ भी नहीं ना। तो जो जानने वाली चीज़ें हैं दोस्तों आगे आते रहेंगी। जैसे देखिए, हिंदी का जो विकास क्रम है वह दोस्तों इस प्रकार है। सबसे पहले हमारी संस्कृत, जिसको हम आदि जननी, देववाणी के नाम से भी जानते हैं, मैंने कल आपसे कहा था। और उसके बाद हमारा आता है, संस्कृत के बाद दोस्तों हम आते हैं सीधे पाली में। और पाली से लेकर प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हमारा हिंदी। यह क्रम दोस्तों आपको याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फिर से बता रहा हूँ, संस्कृत, संस्कृत, पाली, अभी आपको विस्तृत करके सब कुछ जानने को मिलेगा। अभी आप सिर्फ देखते हुए चले बस। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। देखिए नोट क्या दिया गया है, अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है, जिसे कुछ विद्वान अवर्ण नाम देते हैं तो कुछ विद्वान इसे अपभ्रंश ही मानते हैं। इसी अपभ्रंश की बात हुई है, क्योंकि आपने देखा होगा ना हमारे हिंदी की किताबों में अपभ्रंश अवहट या अवहट अपभ्रंश करके लिखा होता है। तो मतभेद हैं, लेकिन आपने हमेशा एग्जाम में यही प्रश्न देखा होगा, जब भी क्रम लगाने को आता है यही 5 हमें देखने को मिलते हैं, ये 5। इनके अलावा हमारा अवहट बीच में नहीं होता है। देखिए, जब बात करते हैं कि अवहट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख विद्यापति की हमारी कीर्तलता में मिलता है। वो कहते हैं कि देसिल बयना सब जन मिठा ते तैसन जम्पो अवहट्टा। अब क्या जानना है इसको, कौन सा ये कौन सा एग्जाम पूछा जा रहा है, किसका है ना। इसको इग्नोर करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब मैंने कहा कि संस्कृत, संस्कृत हमारी देववाणी है, हमारी आदि जननी हमारी संस्कृत है। मैंने कल भी आपसे एक ही बात कही थी, जो हमारी संस्कृत है हमारी, ये हमारी देववाणी और हमारी आदि जननी है। और अगर आदि जननी आपको ना मिले तो आर्य भाषा मिल जाएगा या आपको देव भाषा मिल जाएगा, मैंने कल आपको सीरीज में बताया था। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, फिर हिंदी। देखिए पाली, पाली देखिए बौद्ध धर्म की हमारी भाषा है, और भगवान बुद्ध ने अपने पाली भाषा में सभी उपदेश दिए थे। और जब प्राकृत की बात करते हैं, जैन धर्म की भाषा हमारी प्राकृत, और महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। और अपभ्रंश हमारा बिछड़ा हुआ रूप है। अगर आपसे पूछ दे कि ना कि इन निम्न में से बिछड़ा हुआ रूप कौन सा है, तो हमारा वो है दोस्तों अपभ्रंश। और फिर हमारी हिंदी, हमारी आधुनिक हिंदी के रूप से हम जिसको हम जानते हैं। सबके सब महत्वपूर्ण था। अब देखिए महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है। देखिए, आकृत मूलक आकृति या रूप के आधार पर हिंदी हमारी है वियोगात्मक या विश्लिष्ट, या हमारी विशिष्ट भाषा है। और जबकि संस्कृत हमारी संयोगात्मक एवं अंग्रेजी हमारी वियोगात्मक भाषा है। देखिए, आपको दो तीन चीज़ आपको ध्यान देना है कि हिंदी हमारी कैसी भाषा है, तो वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। जबकि जो संस्कृत है हमारी दोस्तों, ये हमारी संयोगात्मक भाषा है, और अंग्रेजी हमारी वियोगात्मक भाषा है।
सबके सब नोट करते हुए चलना आप लोग, क्योंकि एक एक चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं कि विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है, जबकि अंग्रेजी का प्रथम है और चीनी भाषा मंदारिन का हमारा द्वितीय स्थान है। अब दोस्तों जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मंदारिन विश्व की प्रथम भाषा दिखाएगा। मैं भी उसी पर जाता हूँ, लेकिन दोस्तों जो आंकड़े हर साल आते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आपको आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी तो आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट एक। देखिए गूगल से मैंने स्क्रीनशॉट किया है। लिखा था कि हिंदी साल 2019 में 615 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बन गई है, और यही वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एथलॉन्ग के 22वें संस्करण में बताया गया है, और कि 1132 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली अंग्रेजी इस सूची में सबसे ऊपर है, जबकि चीनी भाषा मैंडरीन हमारी 1117 मिलियन बोले जाने वाली भाषा के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, या मंदारिन बोल दो या मैंडरीन आप बोल दो। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 615 हिंदी लिखा है और 1117 मिलियन हमारी ये मंदारिन लिखा है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी अंग्रेजी आगे निकल चुकी है, और उसके बाद दूसरे पर हमारी आती है मंदारिन, और तीसरे पर हमारी आती है दोस्तों वो हमारी हिंदी आती है। और एथलॉन्ग 1951 में हुई स्थापना के बाद दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं का वार्षिक डेटाबेस जारी करता है। हालांकि डेटाबेस में दुनिया में बोले जाने वाली करीब 7111 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा एथलॉन्ग उन प्राचीन भाषाओं का डेटा भी तैयार करता है जो वर्तमान में नहीं बोली जाती, और इस संस्करण में करीब 348 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया। ये तो थे आंकड़े जो मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी यही बोलेंगे मंदारिन ही हमारी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हमारी भाषा है विश्व की। तो एक बार दोस्तों ज़रूर आप गूगल एक बार सर्च ज़रूर करें। और अगला है कि हिंदी को भारत की राजभाषा कहा जाता है, आपको पता ही है। यदि राजभाषा के शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो इसका अर्थ होता है राजकाज की भाषा। बड़ा आसान सा है, कुछ नहीं आपको जानने के लिए। आपको पता है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है, और अर्थात ऐसी भाषा जो किसी भी राज्य में राजकीय सरकारी कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। यदि ऐसा होता तो उसे राजभाषा की संज्ञा नाम दी जाती है। और हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, आपको पता ही है, और इस देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान देना, अगर देवनागरी लिपि वहाँ पर ना लिखा तो वहाँ पर आएगा हमारा नागरीय लिपि। और देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही एक परिष्कृत रूप है। जिस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी या नागरी लिपि भी हमारे बाएं से दाएं लिखी जाती है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, आपको पता ही है, और इसीलिए हम 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। एक होता है दोस्तों विश्व हिंदी दिवस, उसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, अभी आपको आगे बताऊंगा। देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत में राजभाषा नीति भी लागू हुई, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, और अनुसूची 8 में हमारा भाषा का उल्लेख है, और भाग 17 में ध्यान देना, भाग 17 और अनुसूची 8 में। तो अनुसूची 8 भाषा में संबंधित जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, वो 22 भाषाएं हमारी कौन कौन सी जान लेते हैं। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया और असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, हमारा कन्नड़, संथाली, मराठी, बंगला और पंजाबी का उल्लेख है। दोस्तों आपको सबके सब याद होने चाहिए, क्योंकि पूछता है कि कौन सी भाषा नहीं है, एग्जाम में पूछा गया है, तो सब कुछ याद करते चलें। और अनुच्छेद 343 के ए में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ भारत की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि हमारी देवनागरी होगी। कुछ दोस्तों परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनमें हम बात कर लेते हैं। देखिए खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में भी स्वीकार किया गया है, आप लोग वाकिफ हैं। जो हमारी खड़ी बोली है उसको मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। अब देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी, सब के सब जो भी आपको पता नहीं है वो नोट करते हुए चलें। अर्थात मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली होती है, और हिंदी की हमारे कुछ 5 उपभाषाएँ हैं। आपको अभी सभी कुछ बताऊँ कैसे आपको आएगी ये उपभाषाएँ जाननी है, एक पहले वीडियो मैंने डाली थी। और हिंदी की 18 बोलियाँ हैं, आपको पता है, और भाषाएं 22, बोलियाँ 18 हैं। और हिंदी की उत्पत्ति हमारे शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, आपको विस्तार करके अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। भाषा की जो लघुत्तम सार्थक इकाई हमारी वो है शब्द।
शब्द दोस्तों हमारी भाषा की लघुत्तम हमारी सार्थक इकाई है, और भाषा की जो पूर्णतम हमारी इकाई होती है हमारी वाक्य है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और अनुच्छेद 343 के ए में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है, और पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। आपको बहुत अच्छा प्रश्न मिल चुका है। पूछता है कि कभी एग्जाम में कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, तो ध्यान देना हमारी पाली हमारी भारत की प्रथम देश भाषा है, और इससे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, बाकी डिटेल अभी पढ़ेंगे बाद में। और संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहते हैं। मैंने कहा था कि हमारी देववाणी, देवभाषा या आर्य भाषा के रूप में हम संस्कृत को जानते हैं, और हिंदी भारतीय भाषा परिवार की भाषा है, आपको पता ही है, पहले ही बात कर चुके हैं। और हिंदी की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण या अक्षर है। और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि जो हमारे हैं अमीर खुसरो हैं। अभी जानेंगे जब खड़ी बोली डिटेल करके पढ़ेंगे ना हम। और हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है। जो हिंदी हमारी वह संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा है, और भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। और हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो हमारी भाषा है हमारे अपभ्रंश है। अभी अपभ्रंश से ही हमारी बहुत कुछ आगे आएगा। और उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, आपको पता ही है। उत्तर प्रदेश के हमारे उत्तराखंड में भी किया जाता है। हालांकि जो बुक है ना मेरे पास, ये उत्तर प्रदेश पर आधारित है, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। अगर कोई कल नाम पूछे थे आपको, हालांकि मुझे नाम किताबों का बताता हूँ नहीं, एक हमारी यूनिवर्सल करके बुक है दोस्तों, बहुत अच्छी, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, राजपाल सिंह की है, तो काफ़ी अच्छी बुक है, जिसको मंगानी तो मंगा लेना। और जब बात करते हैं कि हम हिंदी व्योगात्मक या विशिष्ट भाषा, हमने कल भी कहा था। और खड़ी बोली हिंदी का जो अन्य नाम है कौरवी है। और हाड़ौती एवं ढूंढांडी पूरी राजस्थान की बोली है। और ये देखो आपको रिवीजन चल रहा है फिलहाल, ये मान के चल लीजिए ना, आप डिटेल अभी पढ़ेंगे। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में हमारा नहीं किया गया है, ठीक, ये तो अलग चीज़, अभी पढ़ेंगे इसको डिटेल करके, वही बात लास्ट में वही आ जा रही है, डिटेल अभी पढ़ा नहीं ना हमने। और पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख जो बोली हमारी वो ब्रज भाषा है। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, ये इसको छोड़ दीजिए। और अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को क्या नाम दिया गया था, हमारा हिंदवी दिया था। और अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। और हिंदी शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। और हमने कहा ना कि जो हिंदी शब्द हमारा वो फारसी भाषा का ही है। और भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ हमारा होता है बोलना या कहना। और जब बोली का क्षेत्र जब थोड़ा सा विकसित हो जाता है, तो उसमें साहित्य की रचना होने पर वह उपभाषा बन जाती है। और देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम जो हमारा प्रयोग किया गया था वो जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को मिल चुका है कि देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो कहाँ किया गया था, तो जयभट्ट के शिलालेख में हमारा इसका वर्णन मिलता है। और भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। दो बहुत अच्छे प्रश्न मिल चुके हैं कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। और अगला है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की बोलियां हैं। और विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। हालांकि महत्वपूर्ण है वैसे कि विश्व की कुल 3000 भाषाओं को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया, तो 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। और जयपुरी बोली का स्थानीय नाम हमारा ढूंढांडी है, ये तो भी हम बाद में ही पढ़ेंगे। और वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, भभुआ आदि जिले ये छोड़ दो सब। और बात करते हैं कि हमारा अवधि शब्द का जो हमारा अर्थ है दोस्तों वह है हमारी अवध की भाषा। और भारत की संपर्क भाषा हमारी हिंदी है, एवं विश्व की संपर्क भाषा हमारी है अंग्रेजी। आपको पता ही होगा कि भारत की जो हमारी संपर्क भाषा है दोस्तों हमारी हिंदी है, और विश्व की जो संपर्क भाषा हमारी वो हमारी अंग्रेजी है। और वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का सही क्रम इस प्रकार है। देखिए, सर्वाधिक भारत में बोले जाने वाली जो भाषाओं का क्रम है वो इस प्रकार है। पहले दोस्तों हमारी हिंदी है, फिर हमारी बंगला है, फिर हमारी मराठी है, फिर तेलुगु, फिर हमारा कौन सा, तमिल। तो ध्यान देना, सर्वाधिक जो भारत में बोली जाती है वो हमारी हिंदी, फिर बंगला, फिर मराठी, फिर तेलुगु और फिर तमिल। क्रम लगाने को भी आएगा तो दोस्तों चारों को आप याद रख लें। हमारी HBMT करके याद आप रख सकते हैं, चाहे कैसे भी याद रखो, आप याद कर लेना।
और बात करते हैं कि अर्थात भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली हमारी भाषा हमारी हिंदी है, कोई इसमें डाउट नहीं है आप लोगों को। और हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां आती हैं जो इस प्रकार हैं। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अभ्यंतर से मानी जाती है जो इस प्रकार है दोस्तों ना। भी अब आपने क्या करना है, हमारी एक हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मेरा जो पहला भाग था उपभाषाओं पे था। जब वीडियो समाप्त होगी तो आपको स्क्रीन पे वीडियो दिखाएगा, जिसने भी नहीं देखी है वहाँ से इन सभी को देख लें। और मैं भी आपको दोबारा से फिर से बताऊंगा, लेकिन उसको जोड़ देखें क्योंकि आपको आसान तरीके से आपको 5 की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां आपको याद हो जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।